हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। गिवन प्रॉब्लम में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हम लोग को गिवन प्रॉब्लम में बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा और कौन नहीं करेगा। अगर सेट्स को रिप्रेजेंट करता है तो क्यों करेगा, ये भी बताना होगा। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्वेश्चन क्लियर है? तो अगर हम सभी मंथ्स को देखें और उन मंथ्स के नाम को जो कि जे से शुरू होता है लिखें, तो क्या वो सेट्स को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले हम लोग जनवरी लिख सकते हैं, उसके बाद जून एंड लास्टली जुलाई। और इसको कर्ली ब्रेसेस में इस तरह से रख सकते हैं ताकि ये सेट्स को रिप्रेजेंट करे। क्या ये सेट होगा? तो बिल्कुल होगा, इसलिए क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या होता है सेट में, कि ये डिस्टिंक्ट है। दुनिया में कोई भी स्टूडेंट लिखे, अगर जे से शुरू होने वाले मंथ को लिखना होगा तो ये इसी 3 नाम पे पहुंचेगा, यानी सबके लिए समान होगा, सबके लिए एक होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट के कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको हम लोग सेट कहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहली बात तो ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका कारण है कि सभी का व्यू पॉइंट अलग अलग होगा। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी का व्यू पॉइंट एक होना चाहिए। और सेट्स क्या कहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए। यहाँ पे तो सभी का थॉट एक जैसा नहीं है, किसी के लिए कोई और राइटर बड़ा हो सकता है, किसी के लिए कोई और। तो ये जो सेट होगा, जो तैयार होगा सेट, वो सभी के लिए अलग अलग होगा, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। हम उन्हीं एलिमेंट्स को सेट के कैटेगरी में डालते हैं जो वेल डिफाइंड हो, सभी के लिए एक समान हो। क्लियर है? एक समान कहने का मतलब होता है कि सभी कोई एक ही रिजल्ट पे पहुंचे। अगर 5 नाम लिखना होता और दुनिया में कोई भी अगर वही 5 नाम लिखता तो हम लोग कहते कि वो सेट है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग देखे कि जे से शुरू होने वाले मंथ का नाम लिखना था हम लोगों को, तो ये कोई भी इंसान हो वो 3 ही नाम पे पहुंचेगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। उसके अलावा कोई तीसरा नाम, चौथा नाम नहीं हो सकता है, तो उसको सेट कहेंगे क्योंकि वो वेल डिफाइंड था। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो सेट नहीं होगा, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का जो व्यू पॉइंट होगा सभी लोगों के लिए अलग अलग होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है। अगर 11 बैट्समैन को चुनना है तो सभी का व्यू पॉइंट अलग अलग होगा, किसी के लिए कोई प्लेयर महान होगा, किसी के लिए दूसरा प्लेयर महान होगा। तो इस तरह से जब सेट तैयार होगा तो सभी के लिए अलग अलग सेट तैयार होगा, तो इसको हम लोग सेट की कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे इसको, तो ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है, क्यों सेट में रख रहे हैं किसी को नहीं रख रहे हैं, इसका कारण पता चल गया होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सभी के लिए एक समान नहीं है, इसलिए इसको सेट में नहीं रख रहे हैं। अगर 11 बैट्समैन को चुनते और दुनिया का सारा इंसान उसी 11 को चुनता,
सभी का आंसर सेम होता तो उसको सेट कहते, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट था, एकदम अलग था। क्लियर है? तो प्रॉब्लम नंबर 3 भी सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 ये इंटरेस्टिंग है। द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये सेट की कैटेगरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेट अपने क्लास का बनाना है तो उसमें कुछ खास ही इंसान आएगा। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, और इस तरह से सो ऑन। ए बी सी डी क्या है? उन लड़कों का नाम है। तो ये डिस्टिंक्ट है। अगर तुमको अपने क्लास के लड़के का नाम लिखना हो तो इस कर्ली ब्रैकेट्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई और लड़का उस क्लास का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये डिस्टिंक्ट होगा, वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट के कैटेगरी में बिल्कुल होगा। इसको हम लोग सेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से लेस सभी नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, क्या वो सेट के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? तो अब तक जितना भी हम लोग प्रॉब्लम किए उससे ये समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल सेट होगा। अगर कलेक्शन करना है 100 से लेसर नंबर का, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 होगा, 2 हो सकता है, 3, 4, इस तरह से 100 से लेस मतलब कि 99 तक। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। दुनिया का सारा इंसान इसी कलेक्शन पे पहुंचेगा। किसी से भी पूछा जाए तो ये 1 से लेकर 99 तक के डिजिट्स को लिखेगा। इसलिए ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, इसलिए इसको सेट कहेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 पे इंटरेस्टिंग है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये सेट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सेट्स में होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही डिस्टिंक्ट इंसान के बारे में कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद। उनके द्वारा लिखा गया जो भी नॉवेल्स है वो सेट के कैटेगरी में बिलोंग करता है, क्योंकि उनका ही लिखा गया बुक्स को सेट का पार्ट बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट्स में उनके बुक्स का नाम को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बहुत सारा बुक्स उनका लिखा गया है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से, बी से, सी, डी, इस तरह से सो ऑन। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये ऐसा बुक्स है जो केवल एक राइटर को बिलोंग करता है, केवल एक राइटर को बिलोंग करता है, मुंशी प्रेमचंद। क्लियर है? तो ये सेट के कैटेगरी में होगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है कि ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया बुक्स है। कोई और बुक्स तो इसमें फॉल नहीं करेगा, इसके अंदर नहीं आएगा। रुडयार्ड किपलिंग का लिखा गया किताब तो इसमें नहीं आएगा। हाँ, रुडयार्ड किपलिंग का लिखा गया किताब जो है अलग सेट को बिलोंग करता है, वो भी सेट होगा, लेकिन ये एक डिस्टिंक्ट सेट है जिसमें हम लोग वैसे एलिमेंट्स को रखे हैं जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया बुक्स है। तो ये सेट बिल्कुल होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी सेट होगा। अब तक जितना भी प्रॉब्लम किए हैं उससे क्लियर हो गया होगा कि सेट्स में किन स्टेटमेंट्स को रखना है और किन स्टेटमेंट्स को नहीं रखना है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स कहाँ से शुरू होगा? 2 से, 4, 6, 8, इस तरह से हम लोग इवन इंटीजर्स को डिनोट कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के फॉर्म में। और कोई भी देख के ये बता सकता है कि ये सारा इवन नंबर्स है, 2 का मल्टीपल है, तो ये सेट के कैटेगरी में बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसके बाद भी 2 प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस एनसीईआरटी बुक में चैप्टर सेट्स में जितना भी क्वेश्चंस को सेट किया गया है, तो क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करता है? तो बिल्कुल सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि जो 1 से लेके, और मान लेते हैं 50 क्वेश्चंस है सेट्स के चैप्टर में, तो 1 से लेके 50 तक जितना भी प्रॉब्लम्स है किस चैप्टर को बिलोंग करता है? सेट को। क्लियर है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बिलोंग नहीं करता है, या फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो 1 से लेके अगर 50 प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, तो वो 50 प्रॉब्लम्स किसको बिलोंग करता है? चैप्टर फर्स्ट को, यानी सेट्स को बिलोंग करता है। तो कहेंगे कि ये सेट का हिस्सा है और सेट है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है क्वेश्चन? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सेट नहीं होगा। सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी खास इंसान के लिए जो एनिमल्स होगा, मान लेते हैं एनिमल्स को डिनोट करते हैं ए से, बी से, सी से और डी से। ये कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी। किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पे मोस्ट डेंजरस एनिमल लायन हो, किसी के लिए हो सकता है मोस्ट डेंजरस टाइगर हो सकता है, या कुछ भी, कोई भी एनिमल्स, दुनिया में एनिमल्स का कमी नहीं है, कोई भी एनिमल्स हो सकता है किसी के लिए डेंजरस। ये भी अगेन किस पर डिपेंड कर रहा है? किसी के अपने इंडिविजुअल थॉट पे, और सभी अपने थॉट के अनुसार डिफरेंट रिजल्ट पे पहुंचेगा। क्लियर है? और ये सेट सभी के लिए अलग अलग होगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा और डिस्टिंक्ट नहीं होगा, तो इसको सेट हम लोग नहीं कह सकते हैं। सेट हमेशा वेल डिफाइंड होगा, सभी के लिए एक समान होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को पढ़ते हैं पहले। लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सेट दिया गया है कैपिटल ए जैसा दिखाई दे रहा है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है बिलोंग से और डज नॉट बिलोंग से। अगर कोई एलिमेंट इस सेट का हिस्सा है तो पहले वाले सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे, और अगर सेट का हिस्सा नहीं है तो नेक्स्ट जो सिंबल दिया गया है उससे डिनोट करेंगे। हम लोग क्लास 11th के हर एक क्वेश्चंस को इस तरह से आसान तरीके से सॉल्व करेंगे कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, हर एक स्टूडेंट को फायदा होगा। तो केवल इनिशियल चीज़ों को देख के जज नहीं करना है। कोई भी सीरियस स्टूडेंट अगर इस वीडियो को अंत तक देखता है और मेरे किसी भी वीडियो को देखता है तो उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या फिर स्टूडेंट्स को समझाते हैं, और किस तरह से अंत तक वीडियो को देखने पे उन लोग को फ़ायदा होगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना है, और सीरियसली अगर वीडियो को देखने पे कोई स्किप करके नहीं देखेगा। वीडियो को स्किप करके देखने पे क्या होता है कि इंसान तुरंत जज करता है कि सही नहीं है और फिर वहाँ से मूव ऑन करता है। इसलिए जज करने से पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सेट ए में 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। ये जो एलिमेंट्स है वो इस सेट का हिस्सा है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या 5 बिलोंग करता है सेट ए को। तो ढूंढेंगे कि 5 उसमें है या नहीं। बिल्कुल है, तो इस तरह से सिंबल डिनोट करेंगे। इसका मतलब होता है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए का हिस्सा है।
क्लियर है? अगर कोई एलिमेंट उस सेट का हिस्सा है तो उसको इससे डिनोट करते हैं, थोड़ा कर्वी ई लिखते हैं कैपिटल में, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं ग्रीक वर्ड में, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बिलोंग्स टू बोलेंगे। ठीक है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर अगर 2 को देखें तो यहाँ कहता है कि 8, बीच में ब्लैंक है कैपिटल ए, क्या 8 बिलोंग करता है सेट ए को? तो बिल्कुल नहीं करता है, तो इसको एप्सिलॉन लिख के हम लोग इस तरह से क्रॉस करते हैं। इसका मतलब होता है कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 सेट ए का हिस्सा नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा सिंबल का मीनिंग, एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन क्रॉस का। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 है 0 ए, 0 ब्लैंक है बीच में और ए, तो ये भी क्या है? डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि सेट ए में वो मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 4 में 4 और कैपिटल ए दिया गया है, तो यहां पे हम लोग सिंबल क्या देंगे? बिलोंग्स टू का, क्योंकि 4 उस सेट का हिस्सा है। और लास्ट सेकेंड लास्ट है 2, तो क्या 2 बिलोंग करता है ए को? बिल्कुल करता है, तो 2 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। लास्ट है 10 और सेट ए, तो क्या 10 सेट ए का हिस्सा है? तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर कोई सेट किसी एलिमेंट कोई सेट में मौजूद है तो उसको हम लोग बिलोंग से दिखाते हैं। अगर बिलोंग नहीं करता है, उस सेट का हिस्सा नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 को पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हम लोग को गिवन स्टेटमेंट्स में सभी को सेट के रूप में लिखना है, और कैसे सेट के रूप में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, 2 तरह का फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो दोनों का अलग अलग तरीका है लिखने का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग को सेट फॉर्म करना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम लोग सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो x कैसा एलिमेंट्स है? एक इंटीजर है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, x एक ऐसा इंटीजर है, क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। x ऐसा इंटीजर है जो -3 से बड़ा है या उसके बराबर है, इक्वल टू का साइन भी दिया गया है नीचे, तो -3 या -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को लोग कैसे सॉल्व करेंगे? -3 से बड़ा है, इसका मतलब है -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा? 6 तक, क्योंकि 7 से छोटा रखना है तो 6 तक जाएगा। और 3 से, यहाँ पे स्मॉल मिस्टेक है, यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर क्या है? -2, लेकिन -3 को भी तो ले सकते हैं, तो ये -3 भी होगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू का साइन मेंशन किया गया है। ठीक है, तो -3 -2 इस तरह से कहाँ तक लेंगे? 6 तक। तो ये गिवन स्टेटमेंट का रोस्टर फॉर्म हो गया कि कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में उन एलिमेंट्स को बस कॉमा से सेपरेट करके लिख देना होता है, तो इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -3 या -3 से बड़ा, तो -3 उससे बड़ा नंबर्स लेते गए और कहाँ तक पहुंचे? 6 तक, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि वो 7 से छोटा ही होना चाहिए, तो 6 तक पहुंचेगा। और ये इंटीजर होना चाहिए, तो डेसिमल फॉर्म नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में सेट बी गिवन है इक्वल्स टू एक्स
इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो प्रॉब्लम नंबर बी जो है वो है एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। तो सेट बी को हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट बी को हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि 1 2 3 4 5, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे। तो ये कैसा सेट है जो नेचुरल नंबर से और 6 से छोटा है। तो सेट बी कैसा सेट होगा? इस तरह से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड है सेट सी गिवन है। इसमें दिया गया है कि x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो सी कैसा सेट है कि उसमें 2 अंक यानी 2 डिजिट्स का नंबर दिया गया है और उन दोनों का सम क्या होगा? 8 होगा। तो 2 डिजिट का जो नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा? 10 से। तो 10 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए? 17। 2 डिजिट्स का नंबर है 1 और 7, तो 7 + 1 क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 26। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा? 35। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। उसी तरह से 44, 53, 5 + 3 8 होगा। 62 एंड 71 और लास्ट 80। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेट सी को डिनोट कर सकते हैं। ये वेल अंडरस्टूड है। प्रीवियसली भी प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 में हम लोग इस तरह से नहीं लिखे थे। ये वेल अंडरस्टूड है कि ये सेट सी का ही हिस्सा है, इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, जो भी है ए इक्वल्स टू सेट का हिस्सा लिखेंगे, बी इक्वल्स टू देन अगर ये लिखेंगे एंड सी इक्वल्स टू इतना। ठीक है, तो ये वेल अंडरस्टूड होता है, लेकिन एग्जाम में या फिर कहीं भी समझाना हो तो इस तरह से इसको लिखेंगे। ये तरीका है लिखने का रोस्टर फॉर्म में, और ये किस सेट का हिस्सा है? सी का। तो सी इक्वल्स टू ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे। उसी तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम में, सेकेंड प्रॉब्लम में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये वेल अंडरस्टूड होता है, समझ में पहले से ही है समझ में कि ये उसी सेट का पार्ट है। ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इस तरह से, और कर्ली ब्रैकेट्स में इसको बंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में सेट D गिवन है। प्रॉब्लम नंबर 4 में सेट D गिवन है और उसका जो एलिमेंट है x, वो कैसा है? x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो x जो एलिमेंट है सेट D का, वो एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है। ठीक है, 60 को डिवाइड करने वाला बहुत सारा नंबर्स हो सकता है, लेकिन कैसा नंबर होना चाहिए सेट डी में? प्राइम नंबर। तो सबसे पहला नंबर क्या ले सकते हैं हम लोग? 2। 2 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, और प्राइम नंबर भी है। अगेन 3 लिख सकते हैं, 3 60 को डिवाइड करता है और प्राइम नंबर भी है। और 3 के बाद 5 लिख सकते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी नंबर्स होगा वो प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं आएगा जो 60 को डिवाइड करे। ठीक है, जैसे 10 डिवाइड करेगा 60 को, 10 तो डिवाइड करता है 60 को, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है तो इस सेट का हिस्सा नहीं होगा। उसी तरह से 15 भी डिवाइड करेगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, तो केवल प्राइम नंबर का सेट क्रिएट करना है तो 2 3 और 5 होगा। और ये किस सेट को बिलोंग करता है? डी को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वेल अंडरस्टूड है। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू 2 3 5 लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में सेट ई गिवन है,
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो सेट ई कैसा सेट है? ये ऐसे अल्फाबेट से बना है जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को बनाता है, या ट्रिग्नोमेट्री जिस वर्ड से बना है, जिन अल्फाबेट से बना है, उससे हम लोग को सेट ई को क्रिएट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, ये टी से बना है, आर से बना है, आई से, जी से, जो दिखाई दे रहा है हम लोग लिखेंगे, ओ से, एन। अब ओ को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ओ लिखे हैं तो एक ही बार होगा। अगर 2 बार ओ आया है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन उसको एक ही बार डिनोट करते हैं। क्लियर है? एम से, ई। अगेन जो टी वर्ड है, अल्फाबेट है, वो आ चुका है पहले, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, सेट के भीतर एक ही बार रिपीट करते हैं। आर भी आ चुका है, बस केवल वाई लिखेंगे। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और ये सेट ई का हिस्सा है। तो सेट ई क्या है? इन अल्फाबेट से मिलके बना है। इन अल्फाबेट से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड तैयार हुआ है, क्योंकि ओ जो है 2 बार रिपीट हुआ है, उसी तरह से टी भी रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीटेशन वाले वर्ड को हम लोग सेट के भीतर नहीं लिखते हैं। क्लियर है? लास्ट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये गिवन है, तो सेट एफ कैसे बनाएंगे हम लोग? कर्ली ब्रैकेट्स में जो वर्ड है बेटर, उसको लिखेंगे हम लोग। किन किन वर्ड से बना है वो? सबसे पहले बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल ई, टी और आर। ये ध्यान रखना है कि वर्ड्स जो है बीच में, जो अल्फ़ाबेट्स है, उसको रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे डबल टी रिपीट हुआ है, डबल ई भी है, लेकिन उसको एक ही बार लिखेंगे सेट के भीतर। और ये किस सेट का पार्ट है? ये कैपिटल एफ। तो इस तरह से इसको सेट एफ को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ। प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 6 को हम लोग रोस्टर फॉर्म में दिखाएं। इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4, उसमें हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म के तरीका से दिखाना है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, जैसा दिख रहा है। 3, 6, 9 और 12 को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसको कोई भी सेट मान लेते हैं पहले, ठीक है? सेट ए मान लेते हैं, कैपिटल सेट ए मान लेते हैं, इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे। और बस एक प्रॉब्लम से हम लोग समझ सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हम एलिमेंट को क्या मान लेते हैं? एक्स। ये सच दैट का सिंबल है, यहाँ तक सब कुछ सेम होता है। एक सेट को अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स शुरू करेंगे। एक्स एलिमेंट को डिनोट करता है, ये सिंबल है सच दैट का। एक्स कैसा है? एलिमेंट है। अब उस एक्स का हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे, समझाएंगे कि एक्स कैसा एलिमेंट है। अगर एक्स को हम लोग 3n मान लें, 3 इंटू एन, और कहें कि n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है क्योंकि सेट में 3, 6, 9 और 12 दिया गया है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 क्या मिलेगा? 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 5 15।
सो ऑन। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक कंडीशन भी डालना होगा यहाँ पे, और वो कंडीशन कैसा है, x के लिए। x के लिए कंडीशन हम लोग को डालना होगा यहाँ पे कि x का जो वैल्यू होगा वो 1 से शुरू होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 4 तक। क्यों, क्योंकि अगर 4 से एक्सीड करेगा तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15, और वो सेट का हिस्सा नहीं है। क्लियर है। लेकिन अगर 1 से लेके 4 तक रखें तो हम लोग को वो सारा नंबर मिलेगा जो उस सेट का हिस्सा है। अगर 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 क्या मिलेगा, 3। जब n की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 मिलेगा। जब 3 रखेंगे तो 9, और 4 रखेंगे तो 12। तो इसी सेट का हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह से थोड़ा ब्रॉड वे में लिखते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझा पाए। कुछ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे कुछ लिख सकते हैं, और कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्लियर है। तो सेट ए, इसको सेट ए से डिनोट किए इसको हम लोग, और कर्ली ब्रैकेट शुरू करने के बाद इन सभी एलिमेंट्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, जनरल अल्फ़ाबेट एक्स से। ये सच दैट का सिंबल है। एक्स इज अ सिंबल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n। एक्स कोई भी एक अल्फ़ाबेट को डिनोट करता है। जब n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलता चला जाएगा। और जो x है, यहाँ पे x के बदले हम लोग x ना लिख के n लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा होगा, यहाँ x ना होके n का वैल्यू दे रहे हैं हम लोग 1 से लेके 4 तक। यहाँ पे n का ना वैल्यू है 1 2 3 4, तो n का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 से लेके 4 के बीच में वेरी कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो एलिमेंट्स है वो गिवन है 2 4 8 16 एंड 32। तो इसको हम लोग सेट फिल्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगेन इसको कोई सेट मान लेते हैं P, सेट P, कर्ली ब्रैकेट्स शुरू करेंगे, x उसका एलिमेंट का हिस्सा है, सच दैट अगर x इक्वल्स टू 2 के पावर n माने, ठीक है, और n क्या है, नेचुरल नंबर। n ऑब्वियस है नेचुरल नंबर होगा। कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं रखेंगे। और यहाँ पे n का जो वेरिएशन है हम लोग वो लिखेंगे। n का जो वेरिएशन है वो 1 से लेके कहाँ तक वेरी करेगा वो चेक करते हैं, 5 तक। और फिर इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। x इक्वल्स टू 2 के पावर n कैसे लिखें, इसको खुद एनालाइज करना होगा नंबर्स को देख के। 2 4 8 16 और 32 को देखेंगे, उससे ये पता चलता है कि सभी नंबर जो है 2 का पावर है। पहला जो है n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो पहला नंबर मिलेगा 2। जब n का वैल्यू 1 के बाद 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के पावर 2 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, और 5 रखते हैं तो 32। तो मिल गया सेट, जिसका हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था। तो ये खुद से एनालाइज करना होगा, ये प्रैक्टिस से और सोचने से आएगा कि ये 2 4 8 16 और 32 को देख के हम लोग को ये पता करना होगा कि ये 2 का पावर में है, 2 का मल्टीपल का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और ऐसे पढ़ते हैं हम लोग कि x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P। ध्यान देना है, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P सच दैट x इक्वल्स टू 2 के पावर n। ठीक है, हर एक एलिमेंट इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही दिया गया है। मान लेते हैं ये सेट Q है।
और कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे सच दैट x इक्वल्स टू, अब ध्यान देना होगा कि क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो भी नंबर्स दिया गया है 5, 25, 125, 625, ये अगर ध्यान दे तो ये पावर्स का फॉर्म है। 5 का डिफरेंट डिफरेंट पावर्स जो होता है उसका फॉर्म है। तो इसको अगर ऐसे लिखें 5 के पावर n, और n को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और साथ ही साथ n का कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं कि n जो है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है और छोटा है। लास्ट नंबर क्या है 625, तो 4 से, ठीक है। अब अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 के पावर 1 क्या होगा 5, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का पावर क्यूब क्या होगा 125, और 5 के पावर 4 हो जाएगा 625। तो इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम दिया गया था और उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और पढ़ेंगे कैसे, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट q सच दैट x इक्वल्स टू 5n, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर ले सकता है। और n जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1 से लेके 4 तक, मतलब कि जो n का वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है वो 1 से लेके 4 तक ही वैल्यू ले सकता है, उसके आगे नहीं। तभी तो ये नंबर्स मिलेगा। अगर आगे नंबर लेंगे तो फिर इस सेट के बाहर का नंबर मिल जाएगा, तो फिर ये सेट का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में जो नंबर्स गिवन है वो है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये सेट बी से डिनोट करते हैं, और x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ऐसा डिनोट कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे फर्दर कोई कंडीशन नहीं लिखे हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेट जो है इन्फानाइट है, डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा सेट में, इसका मतलब है कि सेट इन्फानाइट है, आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहला 3 अगर टर्म्स हम लोग इस फॉर्मूला से अगर जनरेट कर पाते हैं तो आगे का टर्म भी इसी फॉर्मूला से जनरेट हो जाएगा। n क्या है नेचुरल नंबर, तो 1 से शुरू होगा, तो 1 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 1 क्या मिलेगा 2, अगेन 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा 4, 2 इंटू 3 6, और उसके बाद आगे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 4 6 को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए इस फॉर्मूला से, और इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे के नंबर्स को भी लिखेंगे। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 4 6 कैसा नंबर दिखाई दे रहा है, इवन नंबर और नेचुरल नंबर है, तो लिख सकते हैं कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, वर्ड के फॉर्म में। फॉर्मूला ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि b इक्वल्स टू x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये भी सही है और ये भी सही है, बस सेट को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, सेट से बाहर का कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में जो नंबर्स दिया गया है वो है 149 से लेके 100 तक, बीच में डॉट डॉट का सिंबल भी दिया गया है, इसका मतलब वो बढ़ता जा रहा है। कहाँ जा रहा है 100 की तरफ, तो इसको डिनोट करना है। तो मान लेते हैं ये एक सेट है जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल C से, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। ऐसा इसे लिख रहे हैं क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कंडीशन लगाना ज़रूरी हो जाएगा कि जो n है वो शुरू हो रहा है 1 से और 10 तक खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि जो फर्स्ट नंबर रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, उसके बाद क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 फिर रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, डॉट डॉट,
और लास्ट में क्या है 100, तो 10 का स्क्वायर रखेंगे तो 100। ये सारा एलिमेंट्स किसी नंबर का स्क्वायर है, लगातार नंबर्स का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गए हम लोग 10th का स्क्वायर पे, इसलिए 1 से लेकर 10 तक वेरिएशन दिए। क्लियर है, समझ में आया होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज अ एलिमेंट ऑफ सेट C सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये गिवन कंडीशन दिखाई दे रहा है कि 1 से लेकर 10 तक का नंबर हम लोग नेचुरल नंबर्स में रखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम लोग को सेट्स का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, x कैसा नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, 1 3 5 7 सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, प्रॉब्लम में दिया गया नहीं है कंडीशन कि कहाँ तक लिखना है, तो ऐसे हम लोग डॉट डॉट से डिनोट करेंगे। 1 3 5 7 से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कैसा नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, अगेन 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में सेट बी गिवन है, सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और कंडीशन दिया गया है कि एक्स का वैल्यू -12 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग, सेट बी इक्वल्स टू -12 से बड़ा होना चाहिए। तो -12 से जस्ट पहले जो इंटीजर होता है वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 ऐसा होगा। हम लोग डेसिमल पार्ट नहीं ले सकते हैं। 9/2 को अगर सॉल्व करें, 9/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 4.5 होगा। तो 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो 4 लेंगे। और -12 को जब सॉल्व करेंगे, -12 तो ये -0.5 होता है। 0 पॉइंट नंबर लाइन पे अगर डिनोट करें इस तरह से तो 0 और 0.5 ऐसा होगा। तो इससे इधर लेना होगा, तो 0 होगा सबसे पहला, 0 1 2 3 और 4। तो सेट बी कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े और उसे कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे सेट बी को। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 में सेट सी इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो सेट सी को बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं, सेट सी इक्वल्स टू, शुरुआत कहाँ से करेंगे, -2 से। -2 का अगर स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और कंडीशन में दिया गया है कि 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए, तो 4 के बराबर तो है, इसको लिख सकते हैं। -2 के बाद -1 भी ले सकते हैं क्योंकि ये छोटा होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 4 से छोटा है। 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इंक्लूडिंग -2 और 2 भी। अब 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और कंडीशन को वो फॉल्स करेगा। तो सेट सी जो होगा वो -2 -1 0 1 और 2 होगा, क्योंकि हम लोग को ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो वो 4 हो, 4 से छोटा हो, या 4 के बराबर हो। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर है, तो बिल्कुल सही है। -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो भी 4 से छोटा है, 0 तो छोटा है ही, 1 छोटा है, और 2 तो इसके बराबर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में सेट डी जो है
X is a letter in the word loyal, मतलब लॉयल जिस अल्फाबेट से बना है उससे बनेगा सेट डी। तो सेट डी जो है वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग LOYA और फाइनली L। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। तो सेट डी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में सेट ई गिवन है और ये कैसा सेट है? X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब ऐसा महीना जिसमें 31 डेज ना हो। तो क्या क्या होगा? फरवरी से शुरू होगा, तो सेट ई को हम लिख सकते हैं स्मॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फरवरी, अप्रैल, देन जून, 31, मतलब 31 डेज नहीं होना चाहिए। तो ये तो अपने से भी कर सकते हैं हम लोग, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर होता है, सितंबर, लास्टली नवंबर। तो इन सभी मंथ्स में 31 डेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेट का हिस्सा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में एक सेट F है such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। K से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को लिखना है, उससे सेट F को क्रिएट करना है। तो सेट F को लिख सकते हैं हम लोग, A को नहीं ले सकते हैं क्योंकि A क्या है? वावेल है, तो B लिखेंगे हम लोग। K से पहले के लेटर्स को लिखेंगे, C लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, E नहीं लिखेंगे, E वावेल है, F लिख सकते हैं, G, H, I नहीं लिख सकते हैं, J, और बंद कर देंगे क्योंकि K को नहीं लेना है, K से पहले के लेटर्स को लेना है। तो हम लोग B, C, D, F, G, H और J लेंगे। क्लियर है? तो सेट F क्या हो जाएगा? B, C, D, F, G, H और J। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है बेसिकली मैच द कॉलम है, जैसा दिखाई दे रहा है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो हम लोग को मैच करना है कि जो गिवन रिजल्ट है वो किससे मैच करता है, किसका वो आंसर है। फर्स्ट को अगर देखें तो 1, 2, 3, 6 है। नंबर्स क्या क्या है? 1, 2, 3 और 6। तो अब राइट साइड में देखना होगा ABCD में से कौन सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉब्लम फर्स्ट में 1 का जो मैच है वो C होगा। 1 का जो मैच है ऐसे लिख सकते हैं, 1 का मैच जो है वो C के साथ है या C का मैच 1 के साथ है। ऐसा इसलिए होगा कि 1, 2, 3 और 6 नंबर्स दिया गया है और ये सभी नेचुरल नंबर्स है और साथ ही साथ 6 को डिवाइड भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर C में चेक करते हैं तो x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड करता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि 1 भी डिवाइड करता है 6 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। तो ये चारों नंबर 6 को डिवाइड करता है और साथ ही साथ नेचुरल नंबर है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 का C। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। सेकंड में दिया गया है एलिमेंट्स 2 और 3 प्राइम नंबर्स है। तो अगर ऑप्शन नंबर A को चेक करें
तो दिया गया है x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 और 3 जो है वो प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन जो है प्रॉब्लम नंबर 2 का वो क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम नंबर ए। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ए के लिए सही ऑप्शन क्या है, 2। थर्ड को तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वो मैथमेटिक्स वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को लिखना है और उसको मैच करना है, तो थर्ड के लिए तो दिखाई दे रहा है, हम लोग को डायरेक्टली डी लिख सकते हैं। थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो देखते ही बता सकते हैं, डी है। मैथमेटिक्स वर्ड से हम लोग को वर्ड्स क्रिएट करना है, अल्फ़ाबेट्स। लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1 3 5 7 9, और ये बी के लिए मैच हो जाएगा, फोर्थ का बी के साथ मैच होगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 कैसा नंबर है, एक ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। सेट्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, और लाइन बाय लाइन जैसे अभी समझे हैं उसी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।